हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने थोरेक्स की काफी सारी डिटेल्स सीख ली, जान ली। अब हम देखते हैं कि सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर या थोरेसिक इनलेट क्या है। क्या है तो बेसिकली ये जो एरिया है, इनलेट बोलोगे क्या मतलब है? कोई चीज यहां से अंदर जा रही है या कोई चीज यहां से बाहर आ रही है, ये ओपनिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपीरियर थोरेसिक। और नीचे की को क्या बोलेंगे? इसको इंफीरियर। तो ये दोनों इनलेट से कौन से स्ट्रक्चर निकलते हैं, कौन इनकी बाउंड्री बनाता है, इसका क्या कंटेंट है, अब इसमें थोरेक्स में हमको ये समझना है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर या जिसको थोरेसिक इनलेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। एनाटॉमी की भाषा में इनलेट अलग है, थोरेसिक इनलेट बोलते हैं। क्लिनिशियन है ना, डॉक्टर्स, वो उसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या डिफरेंस है, दोनों आपको पता होने चाहिए। द सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर इज कॉल्ड थोरेसिक आउटलेट। डॉक्टर्स क्या मानते हैं इसको? आउटलेट बाय द क्लिनिशियन बिकॉज द इंपॉर्टेंट आर्टरीज एंड T1 स्पाइनल नर्व emerges from the thorax through this aperture and enters the neck and upper limb। तो उनका कहना यह है कि जितनी भी मेजर ब्लड सप्लाई वगैरह है हैंड्स की, ठीक है, या फेस की, है ना, या नर्व सप्लाई है, वो सब यहां से बाहर जाती है टू सप्लाई दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो डॉक्टर्स के हिसाब से इसको हम क्या बोल रहे हैं? थोरेसिक आउटलेट। एनाटॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एज पर एनाटोमिस्ट refers the superior thoracic aperture as thoracic inlet because air and food, दो बेसिक हमारी प्रोसेसेस एनाटॉमी से रिलेटेड, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, दोनों में एयर और फूड का एंटर होता है थोरेक्स रीजन में थ्रू ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। दो मेन पाइप आते हैं, जब तक वो अंदर नहीं आएंगे तब तक बाकी की प्रोसेस चल ही नहीं सकती, है ना। ये प्रॉब्लम है। तो इसको इस तरीके से याद रखना कि अगर डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोरेसिक आउटलेट, ठीक है, लेकिन ये कॉमन नहीं है क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ये वाला कॉमन है। एनाटॉमिस्ट के हिसाब से ये थोरेसिक इनलेट है क्योंकि ईसोफेगस और ट्रैकिया यहाँ से एंटर कर रहे हैं। The thoracic cavity communicate with the root of the neck through a narrow opening called superior thoracic aperture और thoracic inlet। तो जो रूट ऑफ द नेक है उससे थोरेक्स कैविटी कैसे कांटेक्ट करती है? बाय दिस ओपनिंग। क्लियर? अब इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं, इस ओपनिंग की बाउंड्रीज। तो एंटीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नी, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नी, ये देखिए, क्लियर है? ये क्या था? मेनुब्रियम। मेनुब्रियम किसका पार्ट था? मेनुब्रियम स्टर्नम का पार्ट था, अपर पार्ट। फिर मिडिल में क्या था? बॉडी, और नीचे था जीफॉइड प्रोसेस। तो इसका जो बॉर्डर है, अपर बॉर्डर, ये इसका एंटीरियर मार्जिन बनाएगा। posteriorly anterior border of the superior surface of body of T1 vertebrae। ये T1 vertebrae का, अब देखो मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ क्योंकि ऐसे बॉर्डर क्लियर नहीं होगा। क्लियर? बॉर्डर क्लियर करने के लिए मुझे इसको एक डार्क कलर देना पड़ेगा। ये सुपीरियर बॉर्डर एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया। तो एंटीरियर बॉर्डर और ये एंटीरियर का ये सुपीरियर हो गया और ये इंफीरियर हो गया, ठीक है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अब आपको दिख रहा है ये इसका अपर बॉर्डर, ठीक है। तो ये बन गए हमारे बाउंड्री। अब आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो पोस्टीरियरली क्या दिख रहा है आपको? पोस्टीरियरली क्या दिख रहा है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द T1 वर्टिब्रे, वो उसका मार्जिन है, बाउंड्री है। लेटरली ऑन ईच साइड मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द, ये लेटरल बॉर्डर है बाहर वाला, अंदर वाला मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब
एंड इट्स कार्टिलेज, ये ब्लू कलर वाला कार्टिलेज, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट कोस्टल रिब एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। क्लियर? ये हो गई इसकी बाउंड्री, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में उतारते हो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। शेप एंड डायमेंशन, इस ओपनिंग का शेप कैसा है और डायमेंशन क्या है? शेप है रेनिफॉर्म और किडनी शेप्ड, आप देख सकते हो शेप कैसा है इसका, किडनी शेप। ठीक है, डायमेंशंस, ट्रांसवर्स डायमीटर 4 to 5 इंच, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4 to 5 इंच। ट्रांसवर्स डायमीटर कितना है, 4 to 5 इंच। ठीक, और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कितना है, 2.5 इंच, ये एंटीरो पोस्टीरियर कितना है, 2.5 इंच। क्लियर? अपर एंड ऑफ द एंटीरियर बाउंड्री लाइज 1.5 इंच बिलो द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर। देखिए हमारा जो फर्स्ट T1 है वो ऊपर की पोजीशन पे होता है और स्टर्नम थोड़ा नीचे होता है, तो आप लेटरली देखेंगे तो ये ऊपर है और ये नीचे, तो यहाँ से अगर दूरी देखेंगे और ये मान लीजिएगा तो ये इससे करीब 1.5 इंच नीचे होता है। ठीक है, करीब नीचे की तरफ आप देख सकते हो इसको, एक्चुअल ऊपर अटैचमेंट है और ये नीचे है, तो ये स्लाइडिंग हो गया ना, तो एक्चुअल हाइट तो ये यहाँ होना चाहिए था ये अटैचमेंट, लेकिन उससे नीचे है। क्लियर? बिकॉज फर्स्ट रिब स्लोप्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड टू एंटी एंड, पोस्टीरियर एंड से एंटी एंड की तरफ ये स्लोप हो जाती है डाउनवर्ड। देयरफॉर प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट स्लोप्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड विद एन ऑब्लिक्विटी ऑफ 45 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअल में इसको सुपीरियर बॉर्डर पर, T1 के सुपीरियर बॉर्डर पर, किसको, अपर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम या मेनुब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, लेकिन ये उससे नीचे है। नीचे होने का रीजन क्या है कि ये जो रिब है ये ऐसे घूम के आती है। क्लियर? तो यहां से यहां तक का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब आगे से पीछे की तरफ आप देखेंगे ना, ये ढलान जो हमारा दिखता है ये 45 डिग्री का बनता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ फर्स्ट रिब, पीछे की तरफ ऊपर जुड़ी रहती है और आगे की तरफ नीचे। ठीक है, द अपर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नी लाइज एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ T3 वर्टिब्रे। आप ध्यान से देखेंगे तो इसका लेवल एक्चुअल में किसके साथ मैच करता है, T3 के साथ। यहां से सीधी लाइन खींचेंगे। क्लियर? तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, T3 के साथ मैच करता है। ये दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है। ओके, और मेनुब्रियम स्टर्नाई का लोअर बॉर्डर किसके साथ करता है, T4 के इंफीरियर बॉर्डर के साथ। ये क्लियर है सारी चीजें, ये पॉइंट आपको इस डायग्राम में ध्यान रखने हैं। ठीक है, ड्यू टू डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ थोरेसिक इनलेट द अपेक्स ऑफ लंग विद द ओवरलाइंग प्लूरा प्रोजेक्ट्स इनटू द रूट ऑफ द लंग्स। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से जो लंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकले रहेंगे, इससे ऊपर की तरफ इस जगह पर, यहाँ पर इसका थोड़ा थोड़ा हमें फील होगा। जो अपेक्स वाला पार्ट है लंग्स का वो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रूट ऑफ द लंग्स की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, रूट ऑफ द नेक की तरफ, नॉट लंग्स। ठीक है, डायफ्राम, डायफ्राम क्या होती है, एक लेयर है ना। डायफ्राम क्या है, एक लेयर, किसकी, डायफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर और सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है ये कनेक्टिव टिश्यू होगा, डीप फेशिया होगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, सिप्सन फेशिया। कौन सा फेशिया, सिप्सन्स फेशिया। क्लियर? यानी ऐसा तो नहीं है कि ये ओपनिंग बिल्कुल ओपन खुली हुई है, इस पे हमारी नेक लगी हुई है। ठीक है, तो नेक के साथ मसल्स हैं, मसल्स के साथ स्किन है, और अंदर की तरफ मसल्स को भी आप हटा दोगे तो इस पर एक कवरिंग है। इस कवरिंग को क्रॉस होकर कोई बाहर और अंदर जाता है। ठीक है, तो वो जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सिप्सन फेशिया और सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या मिलता है, प्लूरा, द कवरिंग ऑफ, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स, है ना, प्लूरा। तो प्लूरा के ऊपर यानी सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन बोल दो या सिप्सन फेशिया बोल दो। The part of thoracic inlet on either side is closed by dense facial sheath. Fascia है ये,
called suprapleural membrane or Simpson fascia और diaphragm of superior thoracic aperture। ठीक है, तो डायफ्राम इसको कवर करता है, इधर से ये है और इधर से ये है। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट रिब के साथ ये अटैच रहता है, फर्स्ट रिब और कोस्टल कार्टिलेज के साथ, है ना। इट इज टेंट शेप्ड, ऐसा टेंट लगा रहता ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट इज टेंट शेप्ड। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका लेवल कहाँ होगा, मैनुब्रियम स्टाई का T3 लेवल पर होगा ये, है ना। इसका अपर बॉर्डर T3 के साथ था और ये ऊपर अटैच किसके साथ हो रहा है, C7 के साथ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो टेंट ऐसे तो होता है ऊपर की तरफ, तो दोनों तरफ से टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा किसका, मान लीजिए ये राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से ये टेंट, क्लियर, इस तरीके से अटैच होगा। Morphologically, Simpson fascia represent the spread out of degenerated tendon of scalenus muscle। ठीक है, कौन सी मसल, स्कैलिनस मिनिमस, कौन सी, स्कैलिनस मिनिमस, और प्लूरैलिस भी बोलते हैं इस मसल को, इस मसल के डीजेनरेटेड टेंडन, क्योंकि टेंडन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसी को कुछ लोग तो कहते हैं ये कुछ नहीं है डीप फेशिया, और कुछ लोग कहते हैं ये स्कैलिनस मिनिमस का टेंडन है। Function. The function of Simpson fascia are as follows। क्या कहा, it protect the underlying cervical pleura beneath which it lies the apex of the lungs। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा एरिया होगा, अपेक्स होगा लंग्स का, इसके जस्ट नीचे, और इसके ऊपर कौन सा, इसके ऊपर प्लूरा होगा। प्लूरा के भी टाइप होते हैं, वो प्लूरा में पढ़ेंगे हम। तो जो सर्वाइकल मतलब टुवर्ड्स द सर्वाइकल रीजन, तो सर्वाइकल प्लूरा को कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्सेस से या कंप्रेशन से। इट रेजिस्ट द इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब बढ़ता है तो ये उसको रेजिस्ट करता है। एज अ रिजल्ट द रूट ऑफ नेक इज नॉट पफ्ड अप एंड डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसकी वजह से हमें उसका इफेक्ट लंग्स के मुंह, लंग्स जैसे फूलेंगे तो यहाँ पर वो निकले हुए नहीं दिखते। ठीक है, वरना जब वो एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारी नेक वाली रीजन में पफिंग हो जाएगी, ये फूलेगी, तो ये इसको दबा के रखता है नीचे की तरफ थोड़ा सी, तो इस वजह से नेक पर कोई रेस्पिरेशन का फर्क हमको नहीं दिखता। तो अटैचमेंट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।